तो हरियाणा की राजनीति में आजकल क्या चल रहा है? आज हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और रिपोर्टें हैं जो हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी मतलब अंदर के हालात पर रोशनी डालती हैं। जी हाँ, काफी गहमा गहमी है आजकल। हाँ, ऐसा लग रहा है कि पार्टी के भीतर काफी खींचतान है, खासकर फतेहाबाद जिले में। अभी हाल में प्रदेश अध्यक्ष ने एक चेतावनी दी, उससे तो कई नेताओं की नींद ही उड़ गई है। मामला काफी गरमाया हुआ है। बिल्कुल, और ये सिर्फ फतेहाबाद का ही मामला नहीं लगता। ये तो जैसे प्रदेश स्तर पर कांग्रेस में जो पुरानी गुटबाजी है ना, उसी का एक नया चैप्टर सा लग रहा है। हमारे पास जो ये रिपोर्ट्स हैं वो इसी अंदरूनी लड़ाई जो इस्तीफे हुए हैं हाल में और इसके जो राजनीतिक असर हो सकते हैं उसी की पड़ताल करती हैं। तो चलिए फिर इन स्रोतों के जरिए हरियाणा कांग्रेस के जो मौजूदा हालात हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आखिर चल क्या रहा है वहाँ? क्या ये वाकई में संगठन को ठीक करने की कोशिश है या फिर ये अंदर ही अंदर सत्ता की लड़ाई है जो अब बाहर आ रही है? सवाल तो यही है। शुरुआत करते हैं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की उस चेतावनी से जिसने काफी हलचल मचाई। उन्होंने कहा कि निकम्मे जिला अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे। अब पहली नज़र में तो ये ठीक ही लगता है, जैसे कोई सामान्य एडमिनिस्ट्रेटिव कदम हो, संगठन को ठीक करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, ऊपर से देखें या जो ऑफिशियली कहा गया है वो तो यही है। जानकारी यही है कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और जो प्रदेश प्रभारी है बीके हरिप्रसाद, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की। अच्छा। और उसमें साफ साफ कहा कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो जिला अध्यक्ष हैं वो जमीन पर एक्टिव नहीं दिख रहे, जिनका काम ठीक नहीं है, उनको बदला जाएगा। मकसद ये बताया गया कि नए एनर्जी वाले चेहरों को मौका देना है, संगठन को मजबूत करना है। लेकिन राजनीति में अक्सर जो दिखता है उसके पीछे कहानी कुछ और होती है। अंदर की क्या खबर है? सुनने में तो ये भी आया है कि इसे सिर्फ संगठन की सफाई नहीं माना जा रहा, बल्कि ये खेमों की लड़ाई है। यहाँ तक कि उस रिव्यू मीटिंग को कुछ लोग पावर टेस्ट कह रहे हैं। इसका क्या मतलब समझें? हाँ, आपका इशारा बिल्कुल सही दिशा में है। पावर टेस्ट कहने का मतलब शायद यही है कि उस मीटिंग का असली मकसद सिर्फ ये देखना नहीं था कि कौन कैसा काम कर रहा है। अच्छा, तो फिर शायद ये भी देखना था कि किस गुट का कितना दबदबा है, किसका पल्ला भारी है। और इस पूरी गहमा गहमी के सेंटर में फतेहाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं अरविंद शर्मा, उनका नाम बार बार आ रहा है। इन रिपोर्ट से यही पता चल रहा है कि उनको कुमारी शैलजा खेमी का माना जाता है और चर्चा यह है कि अब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के निशाने पर हैं। ओहो। तो ये जो चेतावनी है ना, जिसे ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करने का कदम बताया जा रहा है, वो असल में एक बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर का हिस्सा लग रही है, जहां अलग अलग गुट अपनी पोजीशन मजबूत करने में लगे हैं। तो हाँ, ये चेतावनी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं, बल्कि अंदरूनी पावर बैलेंस को बदलने की कोशिश ज्यादा दिखती है। और इसी टेंशन वाले माहौल में एक और बड़ी घटना हो गई जिसने इस अंदरूनी लड़ाई को जैसे और हवा दे दी। जी। फतेहाबाद के एक बहुत पुराने सीनियर कांग्रेसी नेता हैं प्रोफेसर संपत सिंह और उनके बेटे गौरव सिंह। उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये कोई छोटी बात तो है नहीं, खासकर जब उन्होंने इस्तीफे के साथ साथ सीधा सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। बिल्कुल, ये इस्तीफा अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। प्रोफेसर संपत सिंह ने तो खुलकर कहा कि पार्टी में व्यक्तिवाद इतना हावी हो गया है कि वो संगठन को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ने न सिर्फ फतेहाबाद की लोकल पॉलिटिक्स में खलबली मचाई, बल्कि इसने पूरे प्रदेश में जो ये हुड्डा बनाम शैलजा वाली अंदरूनी खींचतान की बातें चल रही थी ना जी, उसे और ज्यादा गहरा कर दिया, खुलकर सामने ला दिया। ये इस्तीफा सिर्फ एक नेता का पार्टी छोड़ना भर नहीं है, ये तो पार्टी के अंदर की जो दरारें हैं उनका एक तरह से पब्लिक डिस्प्ले बन गया है। संपत सिंह के जाने पर कुमारी शैलजा की क्या प्रतिक्रिया आई? जाहिर है संपत सिंह उनके खेमे के माने जाते थे, तो उनके जाने का असर तो उन पर भी पड़ा होगा। हाँ, उन्होंने दुख तो जताया है। जानकारी यही है कि उन्होंने इसे कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहा और लोकसभा चुनाव में प्रोफेसर संपत सिंह ने जो मदद की थी उसकी तारीफ भी की। अच्छा। उन्होंने ये भी माना कि चुनाव के दौरान संपत सिंह ने मीडिया में कुछ बयान दिए थे जिनसे शायद उन्हें पर्सनली नुकसान भी हुआ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल दबी जुबान में ही सही कांग्रेस हाईकमांड को एक मैसेज देने के लिए भी किया। क्या मैसेज? उनका कहना था कि अगर पार्टी में थोड़ा बेहतर कोऑर्डिनेशन होता, अगर नेताओं की बातों को, उनकी चिंताओं को सीरियसली लिया जाता, तो शायद इतने बड़े और अनुभवी नेता पार्टी छोड़ने पर मजबूर नहीं होते। ये तो सीधा इशारा है। बिल्कुल।
और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इस तरह के सिग्नल्स को समझ रही है? क्या इन पर कोई ध्यान दिया जाएगा या ये बातें बस यूं ही रह जाएंगी? चलिए अब जरा फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष अरविंद शर्मा पर फोकस करते हैं, जिनकी कुर्सी पर तलवार लटकने की बात हो रही है। इन स्रोतों से उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? कैसा रहा है उनका पॉलिटिकल सफर? रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद शर्मा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अगस्त 2025 में फतेहाबाद का जिला अध्यक्ष बनाया था। ठीक है। उनका कांग्रेस से जुड़ाव काफी पुराना बताते हैं। करीब 18 साल की उम्र से ही वो पार्टी से जुड़ गए थे और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का भी उनका लंबा अनुभव रहा है। जैसे 1979 में वो स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट थे। अच्छा, छात्र राजनीति से शुरुआत हुई। जी। फिर 1986-87 के आसपास यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान रहे और उसके बाद 1991 से 2000 तक ब्लॉक अध्यक्ष का काम भी संभाला उन्होंने। तो मतलब संगठन के ढांचे की समझ और अनुभव तो उनके पास है, ये साफ है। जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी तब उनसे उम्मीदें क्या थीं? फतेहाबाद जिले में कांग्रेस की सिचुएशन को देखते हुए उनका काम कितना चैलेंजिंग था? देखिए, जब उन्हें अपॉइंट किया गया तो मुख्य काम यही दिए गए थे कि जिले में कांग्रेस संगठन को फिर से मजबूत करना है, पार्टी के अंदर जो गुटबंदी है उसे खत्म करने की कोशिश करनी है और सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ लाना है, एक मंच पर। ये तो मुश्किल काम है। हाँ, और ये काम इसलिए भी ज्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि फतेहाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर उस वक्त कांग्रेस के ही विधायक थे। अब ऐसी सिचुएशन में पार्टी में अंदरूनी खींचतान तो होती ही है और संगठन को एकजुट रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। सही बात है। लेकिन यहाँ जो पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहा है वो ये है कि अरविंद शर्मा को माना जाता है कुमारी शैलजा का करीबी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, जिन्होंने वो चेतावनी दी है जिला अध्यक्षों को बदलने की, उन्हें हुड्डा परिवार का नजदीकी समझा जाता है। तो बस इसी समीकरण के चलते उनके भविष्य पर यह अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। समझ गया। अब इस सारी अंदरूनी कलह का, इस खींचतान का असर पार्टी के बाहर क्या हो रहा है? खासकर जो मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, वो इस सिचुएशन को कैसे देख रही होगी? यकीनन उनके लिए तो ये अच्छी खबर ही होगी। स्रोत तो बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी से अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है। अच्छा। और इसका पूरा राजनीतिक फायदा उठाने की तैयारी में है। बीजेपी के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनका आकलन ये बताया जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस की अंदरूनी फूट ने, मतलब कथित तौर पर 2024 के चुनाव में बीजेपी की मदद की थी। हाँ, ये बात तो उठी थी। ठीक उसी तरह अगर ये लड़ाई चलती रही जो 2029 के जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें भी बीजेपी की राह आसान हो सकती है। सीधा मतलब ये कि कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई ही बीजेपी को बैठे बिठाए फायदा पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, इन लेखों में तो ये भी लिखा है कि बीजेपी के नेता हैं ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे, वो आजकल एक सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। जी हाँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी यात्रा में वो दूसरी विपक्षी पार्टियों जैसे इनेलो या जेजेपी, उनकी आलोचना कम कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं पर, खासकर हुड्डा और शैलजा गुटों के जो आपसी झगड़े हैं, उन पर ज्यादा तीखे हमले कर रहे हैं। हाँ, ये स्ट्रैटेजी यही दिखाती है कि बीजेपी इस मुद्दे को कितना तूल देना चाहती है। वो इसे पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय बनाए रखना चाहती है। मतलब कांग्रेस की कमजोरी को उजागर करना। बिल्कुल, वो कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई को हाईलाइट करके ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, ये पार्टी तो खुद ही एकजुट नहीं है, तो ये प्रदेश का नेतृत्व कैसे करेगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो कांग्रेस की इस गुटबाजी का फायदा 2019 के विधानसभा चुनावों तक लगातार उठाने की कोशिश करेगी, ताकि कांग्रेस एक मजबूत और एकजुट विपक्ष की तरह ना उभर पाए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष संगठन में कसावट लाने और डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर गुटबाजी इतनी गहरी है कि सीनियर नेता इस्तीफे दे रहे हैं और खुलेआम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये सब कांग्रेस को आखिर किस तरफ ले जा रहा है? देखिए, ये स्थिति एक तरह से वो क्लासिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जहां एक विपक्षी दल जो सत्ता में वापस आना चाहता है, वो बाहर के दुश्मन से लड़ने से पहले अपने ही घर में सत्ता के लिए लड़ने लगता है। राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो शक्ति दिखाई जा रही है, उसके पीछे की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन हुड्डा और शैलजा खेमों के बीच जो खाई बढ़ रही है और प्रोफेसर संपत सिंह जैसे इतने पुराने अनुभवी नेता का पार्टी छोड़ देना, ये सब मिलकर हरियाणा कांग्रेस के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सही है। और ऐसी स्थिति में जो जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसमें भी कंफ्यूजन और निराशा फैल सकती है। और इन स्रोतों में जो आखिर में एक निष्कर्ष या चेतावनी दी गई है, वो तो वाकई काफी सीरियस लगती है।
कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अब भी मतलब इन सब घटनाओं से सबक लेकर संगठन को एकजुट करने और गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस ईमानदार कोशिश नहीं की जी। तो 2029 के विधानसभा चुनाव आते आते ये जो अंदरूनी कला है ये बीजेपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। कांग्रेस अपनी हार की स्क्रिप्ट खुद ही लिख सकती है। हाँ, ये खतरा तो है। तो हरियाणा कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों पर आधारित हमारी ये जो बातचीत है ये दिखाती है कि सतह पर जो दिख रहा है उसके नीचे काफी कुछ चल रहा है। ऊपर से भले ही संगठन को मजबूत करने, अनुशासन लाने की बातें हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर गहरे मतभेद हैं, खेमेबाजी हावी है और शायद नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी पार्टी के हितों पर भारी पड़ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ सवाल सिर्फ फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष अरविंद शर्मा का या प्रोफेसर संपत सिंह जैसे किसी एक नेता के भविष्य का ही नहीं है। नहीं, असली और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हरियाणा कांग्रेस अपनी इन अंदरूनी चुनौतियों से, इस गहरी और पुरानी पड़ चुकी गुटबाजी से क्या उभर पाएगी? क्या वो 2029 के विधानसभा चुनावों के लिए खुद को एक मजबूत, एकजुट और एक भरोसेमंद विपक्ष के तौर पर पेश कर पाएगी, या फिर ये अंदरूनी लड़ाई उसे और कमजोर करती चली जाएगी? और एक बात और है जो सोचने पर मजबूर करती है, जिसका हल्का सा इशारा कुमारी शैलजा ने भी किया था अपने बयान में, कि जब पार्टी के टॉप नेताओं के बीच ही आपस में कोऑर्डिनेशन, विश्वास और बातचीत की कमी नजर आती है, तो फिर जमीनी स्तर पर गांव-गांव, बूथ-बूथ पर जो पार्टी के लिए काम करने वाला साधारण कार्यकर्ता है, उसका मनोबल कैसे बना रहेगा? उसे लीडरशिप से क्या साफ डायरेक्शन मिलेगा? बहुत अहम सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, और हरियाणा की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटती है। बिल्कुल, इस पर नजर बनाए रखनी होगी।